जी एक्सरसाइज 7.2 के बकिया सवाल जो कि कल हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड चल रहे हैं। फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड पैरेलल टू, अब हमें एक वेक्टर गिवन है 2i माइनस 3j प्लस 6k। इसको मैं लेट कर लेता हूँ, कोई नाम दे देते हैं u। अब वेक्टर ए का नाम भी दे सकते हैं, बी वी कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही आपने नाम यूज करने हैं जो ज्यादातर आपके इस चैप्टर में यूज किए गए। क्लियर? ओके। फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। हमने एक चीज लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई थी कि जब भी आपको कोई वेक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि इसके पैरेलल वेक्टर निकालें या इसके सेम डायरेक्शन में वेक्टर निकालें या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर निकालें, तो इसका मतलब है दरअसल क्या निकाल, वेरी गुड, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें इसकी क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते थे, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कंपोनेंट का स्क्वायर। 4 प्लस 9 36, 49 का स्क्वायर रूट 7। ये मैग्नीट्यूड आ गई। हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। नाउ यू कैप, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, वेरी गुड, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ये रेफरेंस दिया मैंने, इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूं। वेक्टर क्या है, 2i माइनस 3j प्लस 6k ओवर 7। ये यूनिट वेक्टर निकला है। मतलब हमने वो वेक्टर निकाल लिया जो इसकी डायरेक्शन में है। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, उसने एक और चीज मेंशन की हुई है। उसने क्या, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड पैरेलल टू दिस। इसके पैरेलल तो निकाल लिया ये, अब इसकी मैग्नीट्यूड 4 बनाने के लिए क्या करूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, दैट्स इट। 4 मैग्नीट्यूड इज 4, सिंपली क्या कर दें, जो भी यू कैप का आंसर है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो 4 टाइम्स यू कैप क्या है, 7। तो कुछ अगर मैं कॉमन ले भी लेता हूं तो कटिंग नहीं होगी, उसे कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। यही आपका फाइनल आंसर। अगर कहता फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 2 and parallel to this, तो फिर क्या करता, इसका यूनिट वेक्टर निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देता। अगर कहता फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एंड मैग्नीट्यूड 7, तो फिर क्या करता, अगेन डायरेक्शन ऑफ दिस मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकाले और 7 से मल्टीप्लाई कर दे। एक चीज गौर से सुनिएगा, मैं बोलने लगा हूं, फाइंड अ वेक्टर विच इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड हुज मैग्नीट्यूड इज 5। अगेन डायरेक्शन की बात कर ली, तो इसका क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर, और मैग्नीट्यूड क्या है 5, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से नहीं, -5 से, क्योंकि मैंने कहा कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन मतलब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रखिएगा। पैरेलल कहा जाए, सेम डायरेक्शन कहा जाए, तो उसका मतलब आप पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी मैग्नीट्यूड होगी। लेकिन एंटी पैरेलल कहा जाए या ऑपोजिट इन डायरेक्शन कहा जाए तो जो भी मैग्नीट्यूड होगी ना उसकी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए, याद रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हमें वेक्टर u, v और w गिवन है। कहा जा रहा है रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये तीन वेक्टर ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू z। u गिवन है हमें 2 3 4, v गिवन है -1 3 -1, और w गिवन है 1 6 z 1 6 z k। सही हो गया। रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ z। अच्छा, ट्रायंगल के लिए दो चीजें होती हैं वेक्टर्स में, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि जब भी एक क्लोज्ड फिगर बनती है वेक्टर्स में
तो तमाम वेक्टर्स का सम 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अब ट्राइंगल एक क्लोज फिगर है, तो टेक्निकली तमाम वेक्टर यानी तीनों वेक्टर्स का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन ट्राइंगल के केस में दो काम हो सकते हैं कि तीनों वेक्टर्स का सम 0 हो सकता है या कोई से दो वेक्टर का सम तीसरे के बराबर हो सकता है। एक ही बात है वैसे, तीनों वेक्टर का सम 0 हो सकता है या कोई से दो का सम तीसरे के बराबर होगा। चेक करते हैं तीनों का सम 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तीनों का सम 0 आ रहा है, मतलब कि आई वाली वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, जे वाली वैल्यू भी 0 होनी चाहिए और के वाली वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। अगर कोई एक भी 0 नहीं हो रही तो इसका मतलब तीनों वेक्टर का सम 0 नहीं हो रहा। ओके, जरा आई वाली वैल्यूज प्लस करें। अगर मैं प्लस करूंगा तो माइनस आई प्लस आई से कट जाएगा, 2i आंसर आएगा। तो 0i तो नहीं आ रहा ना, इसका मतलब तीनों वेक्टर्स का सम 0 नहीं है। सही हो गया। अब दूसरी ऑप्शन ये है कि चेक करें कौन से दो वेक्टर्स को सम करने से तीसरे वेक्टर के बराबर है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, देखिए तो 2i माइनस आई, तो आई ये लिखा हुआ है, 3 प्लस 3 6j ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे z है तो मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता। लेकिन इन दोनों को प्लस करने से ये वैल्यू आ रही है, यानी u प्लस वी डब्ल्यू के बराबर आ रहा है। सही हो रहा है, तो हम इस कंडीशन को यूज करके z फाइंड कर लेते हैं। हियर u प्लस वी इज इक्वल टू w। दोबारा सुन लें, अगर तीनों वेक्टर्स का सम 0 आ रहा होता तो मैं तीनों वेक्टर का सम u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0 ये कंडीशन यूज कर लेता, लेकिन 0 नहीं आ रहा था तो मैंने वो कंडीशन यूज नहीं की। फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर कोई से दो वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के बराबर आ जाए, इन दो का सम इसके बराबर आ जाए या इन दो का सम इसके बराबर आ जाए या u प्लस डब्ल्यू वी के बराबर आ जाए, तो वो वाली कंडीशन यूज कर सकते थे। हमने चेक किया और चेक करने में पता चला कि u और v की वैल्यूज को प्लस करने से w के बराबर आ रहा है, तो इसलिए u प्लस वी इक्वल टू डब्ल्यू ये कंडीशन हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करें। u क्या है? 2i प्लस 3j प्लस 4k, प्लस की वजह से मैं ब्रैकेट में नहीं लिख रहा। v क्या है? एज इट इज लिख लिया, माइनस आई प्लस 3j माइनस के इक्वल टू w क्या है? i प्लस 6j प्लस z के। जी प्लस करते हैं, 2i माइनस आई 3j प्लस 3j एंड माइनस 4k माइनस k 3k। राइट साइड पे ऑलरेडी सिंगल वैल्यू लिखी हुई है। अब देखिए ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के बराबर है, तो मैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वेट कर सकता हूँ। यहाँ पे x कंपोनेंट क्या है? 1, यहाँ भी x कंपोनेंट 1 है तो 1 इक्वल टू 1। यहाँ y कंपोनेंट क्या है? 6, यहाँ भी y कंपोनेंट क्या है? 6, तो 6 इक्वल टू 6। यहाँ z कंपोनेंट क्या है? 3 और यहाँ z कंपोनेंट क्या है? z, तो कंपेयर करने की वजह से z का आंसर क्या आ गया? 3। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 9, the position vectors of the point a b c and d यानी OA, OB, OC, OD, ये चार वेक्टर्स हमें गिवन है। शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। ओके, पोजीशन वेक्टर्स है, मतलब A B C D के पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखेंगे? OA, OB, OC, OD। अब OA गिवन है 2 माइनस 1 1, OB है 3 1 0, OC है 2 4 माइनस 2 2 4 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 2 1। सही हो गया। ओके, कैन आई शो दैट AB इज पैरेलल टू CD? तो उसके लिए हम AB और CD पहले निकाल लेते हैं। काम आसान है, मुश्किल नहीं है, बस तवज्जो सामने रखिएगा। AB कैसे फाइंड करूंगा? वेरी गुड, सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट, सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट। तो B माइनस A नहीं लिखना, B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, OB माइनस OA। माइनस OA अच्छा, माइनस की वजह से तीनों के साइन क्यों आ जाएंगे चेंज, तो थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं। 3i माइनस 2i i j प्लस j 2j
एंड 0 माइनस के -1 के, सही हो गया। ये ए बी की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह सी डी फाइंड कर लेते हैं। ये कैसे आएगा? अगेन डी माइनस सी, वेरी गुड। ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी नाखून नहीं खाओ बेटा, ओ सी जी -1 -2 -3i -2 -4 -6j ++2 3k। ये सी डी निकला है। अब कैसे पता चलेगा फिलहाल कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं? बहुत सिंपल है, सुन लें। अगर किसी एक वेक्टर में से कोई स्केलर वैल्यू कॉमन लूं और वो दूसरे वेक्टर के बराबर आ जाए, जैसे देखिए जरा, इसमें से अगर मैं -3 कॉमन लूं, प्लीज देखिएगा यहाँ क्या चल रहा है, सी डी -3 कॉमन ले रहा हूं, तो बाकी क्या रह गया? i +2j -k। यानी आपने नेगेटिव वैल्यू कॉमन लिया है तो साइन भी चेंज हो गए। अब ये देखिए, ये आपका ए बी नहीं लिखा हुआ, तो जैसे ही मैंने सी डी की वैल्यू में से -3 कॉमन लिया तो वो ए बी के बराबर आ गया। तो अगर किसी वेक्टर की वैल्यू में से कोई स्केलर वैल्यू कॉमन लेने से, क्या कहा मैंने, किसी वेक्टर में से कोई स्केलर वैल्यू कॉमन लेने से वो दूसरे वेक्टर के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या होते हैं? पैरेलल। ठीक है, सो या हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये पैरेलल का सिंबल है। ठीक है, अच्छा इसको, ये सवाल खत्म हो गया। बाद दफा ऐसे भी लिखा होता है u = c/w, तो c कोई कांस्टेंट या स्केलर वैल्यू है। समझ लें कि u की वैल्यू में से जब मैंने c कॉमन लिया तो वो w के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब u और w दोनों क्या है? पैरेलल। जब भी किसी वेक्टर में से कोई कांस्टेंट वैल्यू कॉमन लेने से, वो पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू डजंट मैटर, कॉमन लेने से वो दूसरे वेक्टर के बराबर आ जाए, तो वो दोनों वेक्टर क्या हो जाते हैं? पैरेलल। इसका मतलब है दोनों वेक्टर पैरेलल है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 अगेन आपकी 7.2 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 7.2 में इटसेल्फ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, पहले जरा सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल पढ़ने से पहले पीछे जो हमने एक दो सवाल किए वो आपके माइंड में होने चाहिए। पहले मैं आपको चीजें समझा देता हूँ फिर सवाल की तरफ चलते हैं। देखिएगा जरा, इसने यू और वी यूज किया, ठीक है, वी और डब्ल्यू, तुम भी वी और डब्ल्यू यूज करते हैं। आपकी तवज्जो, समझ लें वी एक वेक्टर था, इसकी कोई ना कोई वैल्यू थी, उस वैल्यू में से मैंने कोई कांस्टेंट वैल्यू सी कॉमन ली तो वो डब्ल्यू के बराबर आ गया, तो इसका मतलब वी और डब्ल्यू दोनों क्या हुए? पैरेलल। वेरी गुड। अब हमने यहाँ पे देखना है कि वी और डब्ल्यू सेम डायरेक्शन में है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। हालांकि अभी तक हमने छोटी क्लासेस में यही पढ़ा हुआ कि पैरेलल का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल का मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन फिलहाल पैरेलल से आप ये नहीं जज कर सकते इस सवाल में कि ये सेम डायरेक्शन है कि ऑपोजिट डायरेक्शन। दो चीजें, पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन, पैरेलल या ऑपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे ये चीज है, ठीक हो गया? ओके, अब कैसे पता चलेगा कि सेम डायरेक्शन में है? अगर आपने जो वैल्यू कॉमन ली है वो पॉजिटिव है, तो फिर v और w क्या होंगे? इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर आपने जो वैल्यू कॉमन लिया वो नेगेटिव है, यानी लेस देन 0 है, तो फिर आप कह सकते हैं कि v और w दोनों क्या है? ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सिंपल। अगर पॉजिटिव वैल्यू कॉमन लिया है तो वो क्या है? सेम डायरेक्शन। अगर नेगेटिव वैल्यू कॉमन लिया है तो ऑपोजिट डायरेक्शन। ये इसका मतलब क्या देखें, हो सकता है कि एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये हो और दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये हो, सेम डायरेक्शन में है ना, तो हो सकता है ये 3 टाइम्स ऑफ दिस हो। अब ऑपोजिट डायरेक्शन के नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब डायरेक्शन इसकी ये हो। समझ आ रही है? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट में सब कुछ यही लिखा, वी से दैट टू वेक्टर्स v एंड w इन स्पेस आर, इन स्पेस मतलब ये i j k की फॉर्म में होगा। We say that two vectors v and w in space are parallel if there is a scalar c such that v is equal to cw. The vector points in the same direction if c is positive and the vectors point in the opposite direction if c is negative. Clear हो गया? अब सवाल क्वेश्चन नंबर 10 का हम a और c पार्ट पहले करेंगे। a पार्ट में जी फाइंड टू वेक्टर्स। कितने वेक्टर्स फाइंड करने हैं? दो। फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 जिनकी लेंथ यानी जिनकी मैग्नीट्यूड क्या है? 2। ठीक है, पैरेलल टू द वेक्टर v।
2i minus 4j plus 4k पैरेलल टू दिस वेक्टर। अगेन हमने कोई वेक्टर फाइंड करना है जो इसके पैरेलल है, तो इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा? वेरी गुड, यूनिट वेक्टर। अब मैं यूनिट वेक्टर थोड़ा डायरेक्ट फाइंड करने लगा हूं। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ये रेफरेंस वेक्टर है g2i माइनस 4j प्लस 4k। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं यहीं पे इसकी मैग्नीट्यूड के साथ, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। नीचे आ गया जी 4 प्लस 16 प्लस 16 36, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। तो अगर ऊपर से मैं 2 कॉमन लूँ तो वो कट भी जाएगा, मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। i माइनस 2j प्लस 2k। अगर कॉमन लेने से कटिंग ना हो रही होती तो मैंने कॉमन नहीं लेना था। कटिंग होगी 2 6 से कट गया, तो v कैप हमारे पास आ गया सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन में क्या कह रहे थे? फाइंड टू वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज, मैग्नीट्यूड यार देखो क्या है, मैग्नीट्यूड इज 2। ठीक है, 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2। उसने ये तो नहीं कहा ना कि दोनों में से एक सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। उसने क्या बस 2 वेक्टर निकाले, वो सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट, जो हमें नहीं पता, बस उनकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो 2 वेक्टर्स उसी केस में निकल सकते हैं अगर आप एक को प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दें और एक को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें। डायरेक्शन अपोजिट या सेम डायरेक्शन हो जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? 2 है। सही है। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कुछ भी कॉमन लेने से कटिंग नहीं हो रही तो मैंने कॉमन ले लिया। 2 को ना मल्टीप्लाई करना तो कर लें, कोई इशू नहीं है। और जब इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, सही है। तो ये 2 आंसर। माइनस ये इंडिकेट नहीं कर रहा कि मैग्नीट्यूड 2 है या नहीं है, माइनस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। देख उसने क्या 2 वेक्टर्स निकाले। 2 वेक्टर्स तब भी निकल सकते हैं जब मैं एक सेम डायरेक्शन में निकाल दूं, एक अपोजिट डायरेक्शन में निकाल दूं। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं सेम डायरेक्शन में 2 मैग्नीट्यूड के 2 वेक्टर निकाल दूं। सही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है। हाँ, इसका सी पार्ट करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सी पार्ट में क्या वेक्टर गिवन है? Find a vector of length 5 in the direction opposite of v. v क्या है बोलो? v is I minus 2j plus 3k. सेम, हमने कोई वेक्टर ही फाइंड करना होगा इसकी डायरेक्शन में, तो पहले यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेता हूं, फिर सवाल पढ़ता हूं आपके साथ। क्या था? वेक्टर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को डिवाइड करो इसकी मैग्नीट्यूड के साथ, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 14, 2/7 14 नहीं, ये 14 ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो i माइनस 2j प्लस 3k, ये v कैप निकला। अब मैं सवाल पढ़ता हूं आपके साथ। सवाल है जी, सी पार्ट, फाइंड अ वेक्टर। यहां था फाइंड 2 वेक्टर्स, तो 2 निकाले। मैं कह रहा फाइंड अ वेक्टर, यानी एक वेक्टर निकालना है। अब एक वेक्टर में वो बताएगा कि सेम डायरेक्शन वाला निकालना है कि अपोजिट डायरेक्शन वाला। अच्छा मुझे बताएं, सेम डायरेक्शन वाला निकालना होगा तो पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए, वेरी गुड। फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन ऑपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला निकालना है एक वेक्टर, तो 5 से मल्टीप्लाई करो -5 से, वेरी गुड। वेक्टर ऑफ लेंथ 5, आगे ब्रैकेट में लिख देता हूं छोटा सा ऑपोजिट।
उसके लिए इसको -5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर सेम डायरेक्शन कहता है तो सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करता, -5 और ये जो भी यूनिट वेक्टर है वो मैंने अंदर लिख दिया एज इट इज। अगेन सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, कॉमन लेने से कटिंग नहीं हो रही, तो दैट्स इट, छोड़ दें। अब इसका बी और डी पार्ट करते हैं हम। जी, बी पार्ट, फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सो दैट द वेक्टर्स v एंड w आर पैरेलल। तो दो वेक्टर्स की मैंने पहले वो लिख लेते हैं। और हमें कंडीशन क्या गिवन है कि दोनों वेक्टर्स क्या पैरेलल। तो याद रखिएगा, जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल हो ना, पहले मुझे बताएं इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, इसका एक्स कंपोनेंट, इसका सॉरी वाई कंपोनेंट, इसका जी कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट ए, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट। तो जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो पुत्र एक्स कंपोनेंट की रेशो, यानी इसका एक्स कंपोनेंट 1 और इसका एक्स कंपोनेंट ए, वाई कंपोनेंट की रेशो -3 और इसका वाई कंपोनेंट 9, जी कंपोनेंट की रेशो 4 और -12, ये तीनों रेशोज बराबर होती है। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, क्या मेंशन करते हैं, एज v इज पैरेलल टू w, क्योंकि उसने कह दिया ना दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, तो इसकी एक्स कंपोनेंट की रेशो, वाई कंपोनेंट की रेशो और जी कंपोनेंट की रेशो ये बराबर होती है। ठीक है, प्रूफ की तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब इसी कंडीशन को यूज करते हुए ए निकाल लेते हैं। देखो ए यहां पे आ रहा है, इन दोनों में ए नहीं आ रहा, तो आप ए को इसके साथ इक्वेट कर लो, यदि ये दोनों यूज कर लो तब भी ए निकल आएगा, इन दोनों को यूज कर लो ये दोनों, तब भी ए निकल आएगा। सो 1/a इक्वल्स टू -3/9, कटिंग हो रही है। 1/a इक्वल्स टू -1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल्स टू -3 आएगा, -a इक्वल टू 3 आएगा, लेकिन -a को पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर आप इसको इसके साथ भी इक्वेट करेंगे तब भी a की वैल्यू -3 ही आएगी। और सेम ऐसे ही इसका डी पार्ट भी है, वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। बता दूं, डी पार्ट में मुझे दो वेक्टर्स लिखवाओ, क्या है, 3i minus j 4k ai plus bj plus 2k, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, एक काम करता हूं, इनको मैं नाम दे देता हूं u एंड v, लेट करके इनको मैंने नाम दे दिया u और v। अगेन हमें क्या चीज गिवन है कि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल, तो अगेन दोनों में x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट की रेशो क्या होगी, बराबर। सो x कंपोनेंट की रेशो 3/a इक्वल्स टू y कंपोनेंट की रेशो -1/b, z कंपोनेंट की रेशो 4/-2। ठीक है, अब इन दोनों में a और b आ रहा है, इसमें ये कांस्टेंट है, तो पहले इन दोनों को इक्वेट कर लें, a आ जाएगा 3/a इज इक्वल्स टू 4/-2, कटिंग हो रही है, 3/a इक्वल्स टू -2, कटिंग के बाद 3/a इक्वल्स टू -2, हमें a चाहिए, तो a इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और -2 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3/-2 लिख लें या -3/2 लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, b भी तो निकाल लें, ऑल्सो -1/b को इक्वेट कर दें 4/-2 के साथ, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 1/b 2 4 से कटेगा तो 2, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया,
हमें 1/b नहीं b चाहिए, तो उसके लिए मैं दोनों का रेसिप्रोकल ले रहा हूं, इसका रेसिप्रोकल b और इसका रेसिप्रोकल 1/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स, यानी आपको 3 एंगल्स गिवन है, अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। कल आपको या लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर अल्फा बीटा गैमा डायरेक्शन एंगल्स हैं तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा, इसका आंसर 1 के इक्वल आना चाहिए। या फिर मैंने एमसीक्यू के लिए एक और बताया था, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा का आंसर 2 आना चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, बस कुछ बच्चे दोनों चीजें लिख रहे होते हैं साथ साथ, ये भी सॉल्व कर रहे होते हैं साथ इक्वल टू 1 भी लिख रहे होते हैं, तो वो गलत मेथड है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड बस सॉल्व करेंगे अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू पुट करके। तो अगर आंसर 1 आ गया तो ये तीनों ट्रिपल्स के होंगे डायरेक्शन एंगल्स, वरना नहीं होंगे। ठीक है, तो सपोज कर लें अल्फा है 45, बीटा है 45 और गैमा है 60। हियर हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा को। आपकी बुक में जो सॉल्व किया गया ना एग्जांपल में, वो कोस के साथ किया, तो आप कोस के साथ ही करो। साइंस सिर्फ एमसीक्यू के लिए आप रखो, कोस के साथ ही करेंगे, कोस के साथ ही करेंगे। ओके जी, वैल्यू पुट कर रहा हूं, कोस स्क्वायर अल्फा क्या है 45, कोस स्क्वायर बीटा क्या है 45 और गैमा क्या है 60। देखिए स्क्वायर है तो इसको मैं कोस 45 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, सेम कोस 45 होल स्क्वायर प्लस कोस 60 होल स्क्वायर। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। 1/2 है, लेकिन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो √2/2 आता है, क्योंकि हमने जो याद किया वो है 1/2। कैलकुलेटर पे जो आंसर आएगा वो इसको रैशनलाइज करके देगा √2/2, तो दोनों सेम है, परेशान नहीं होना। मैं कैलकुलेटर वाला लिख रहा हूँ। ओके, √2/2 होल स्क्वायर, सेम कोस 45 √2/2 होल स्क्वायर प्लस कोस 60 1/2। स्क्वायर लेंगे तो 2/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे तो ये 5/4 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 1। सो गिवन ट्रिपल्स आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स। उसने पूछा है ना, बताएं कि डायरेक्शन एंगल है या नहीं है, तो आपने अगर नहीं बताया, ये लास्ट में स्टेटमेंट नहीं लिखी, तो एग्जामिनर की मर्जी वो 1 नंबर काटे या 2 नंबर काटे, क्योंकि आपने उसे मौका दे दिया। हमें पता है कि हमारे बोर्ड के सिस्टम में अगर हम मौका ना भी दें तो तब भी वो नंबर काट लेते हैं, और आप तो मौका दे के आएंगे, वो तो मर्जी है उसकी फिर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.3 सवाल है फाइंड कोसाइन, कोसाइन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कोस पढ़ते हैं। ठीक है, कोसाइन ऑफ द एंगल यानी कोस थीटा हमने फाइंड करना है बिटवीन वेक्टर्स u एंड v। इसके लिए थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं, थोड़ा आपको मैं फॉर्मूला समझा देता हूं, आपकी तवज्जो। देखिए डॉट प्रोडक्ट, आप इस चैप्टर में 3 तरह का प्रोडक्ट पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये कैसे फाइंड करते हैं वो साथ साथ हम देखेंगे जब भी सवाल सामने आएगा। फिलहाल मैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर दो वेक्टर्स हैं a b, इनका डॉट प्रोडक्ट a डॉट b के साथ रिप्रेजेंट होता है। आप a डॉट b निकालें या b डॉट a निकालें, आंसर सेम होता है। और a डॉट b का आंसर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये फाइंड कैसे करते हैं, दो वेक्टर्स a और b का डॉट प्रोडक्ट निकालने लगा बाय डेफिनेशन बताने लगा कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड मैंने लिखी है क्योंकि मैंने इसको वेक्टर की फॉर्म में नहीं लिखा, वेक्टर की फॉर्म में नहीं लिखा, यानी a और b की मैग्नीट्यूड लिखी हुई है, जो भी मैग्नीट्यूड होगी दोनों की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा के साथ। ये थीटा क्या चीज है, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, यानी a और b के दरमियान जो भी एंगल है वो थीटा की जगह लिखेंगे। क्लियर, ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। अब हमने फाइंड करना है कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन u एंड v, cos थीटा फाइंड करना है। तो cos थीटा अगर मैं फाइंड करना चाह रहा हूं तो ये a b इस तरफ आगे क्या हो जाएगा,
ए डॉट बी ओवर ए बी इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये कोस साइन ऑफ एंगल का फॉर्मूला है जो हमने कहां से ड्राइव किया है, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से। अब इस ए बी को ऐसे भी लिख सकते हो और मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? शुरू कर रहे हैं। तो हमें u एंड v, a और b की बजाय क्या हमें जो है u और v गिवन है, तो हमें u और v का डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए बाय डेफिनेशन, बाय फॉर्मूला, u और v की मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो तीनों चीजें पहले निकाल लेते हैं। कुछ नई चीजें हैं तो गौर से डाल। अब u डॉट v मैं पहले निकालने लगा हूं। पहले मैं दोनों को डॉट के साथ लिखने लगा हूं। u क्या है जी, i माइनस 3j प्लस 4k डॉट v 4i माइनस j प्लस 3k। चलते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन अगेन कुछ चीजें हैं जो समझनी जरूरी है, एमसीक्यू में भी आपको आ सकती हैं। ठीक है, तवज्जो देखिएगा। x के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या था, i। ठीक है, मैं फिलहाल इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूं, i यूनिट वेक्टर मतलब कैप की फॉर्म में नहीं लिख रहा मैं। y के लॉन्ग क्या था, j, और z के लॉन्ग k। और ये बताया कि x और y के दरमियान क्या एंगल होता है, 90 डिग्री। y और z के दरमियान भी क्या होता है, 90 डिग्री। z और x के दरमियान भी क्या होता है, 90 डिग्री। मतलब तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर हो गया? ओके। मैं i डॉट j फाइंड करना चाहता हूं बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो क्या डेफिनेशन है, i की मैग्नीट्यूड j की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या आएगा, i और j के दरमियान जो एंगल है, क्या एंगल है i और j के दरमियान, 90, cos 90। तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है। i चूंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1, लेकिन cos 90 0 है, तो आंसर क्या आएगा, 0। मतलब वो तमाम वेक्टर्स जिनके दरमियान 90 डिग्री एंगल है उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0, क्योंकि cos 90 की वजह से वो ओवरऑल सारा 0 हो जाएगा। क्लियर? यानी आप i डॉट j निकालें 0, j डॉट k निकालें 0, k डॉट i निकालें 0, वो तमाम वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। सही है। अब यहां पे जब मैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने लगा हूं, i डॉट i 0 नहीं होगा, j डॉट j 0 नहीं होगा, k डॉट k 0 नहीं होगा। देख लेते हैं। जैसे देखो मैं लिखने लगा हूं i डॉट i, डेफिनेशन यूज कर रहा हूं बेटा। तो डेफिनेशन के मुताबिक दोनों की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट फिर cos थीटा। थीटा क्या है, i का i के साथ। देखो किसी भी वेक्टर का उसी अपने वेक्टर के साथ जो एंगल बनता है वो 0 होता है। वेरी गुड, 0। अब cos 0 क्या होता है, 1। वेरी गुड, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 1। तो i डॉट i क्या आ रहा है, 1। j डॉट j भी क्या आएगा, 1। k डॉट k भी क्या आएगा, 1। इसका मतलब वो वेक्टर जो पैरेलल हैं, पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 1, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो मतलब मैं किसी भी वेक्टर का मतलब i का i के साथ मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल सकता हूं, j और k के साथ नहीं निकाल सकता, वो 0 हो जाएगा। j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल सकता हूं, j का i और k के साथ नहीं निकाल सकता क्योंकि वो 0 हो जाएगा। k का भी सिर्फ k के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते क्योंकि वो 0 नहीं होगा। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालने लगे हैं, ये सारी चीजें समझ आ गई हैं तो अच्छी बात है, नहीं आई तो साइड पे लगाएं। ठीक है, अब वापस इस सवाल पे आए। तो डॉट प्रोडक्ट जब भी फाइंड करते हैं ना पुत्र, तो सेम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। ठीक है, तो i को i के साथ यहाँ 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 1 इंटू 4 4, और i डॉट i 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। -3 इंटू -1 +3, और j डॉट j 1 होता है, इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 4 इंटू 3 12, और k डॉट k 1 होता है, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। सही हो गया। डॉट प्रोडक्ट के केस में आप सेम 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 वैल्यूज को ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या आंसर आ गया, 19। ये u डॉट v आ गया। u डॉट v के बाद मुझे u और v दोनों की मैग्नीट्यूड भी चाहिए। चलिए, ये तो पुराना ही काम है ना। u की मैग्नीट्यूड निकाल लो, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 प्लस 1 26 का स्क्वायर रूट। v की मैग्नीट्यूड 4 स्क्वायर
दैट इज 16, -1 का स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 26। u की मैग्नीट्यूड भी आ गई, v की मैग्नीट्यूड भी आ गई, u डॉट v भी आ गया। तो क्या टॉपिक चल रहा था इस सवाल में, हमने निकालना है cos थीटा बिटवीन u एंड v, और cos थीटा का ये फॉर्मूला है। बस a और b की जगह हम क्या लिख देंगे, u और v। नाउ cos थीटा इज इक्वल्स टू u डॉट v ओवर नीचे u और v की मैग्नीट्यूड। ये मैंने रेफरेंस यूज किया है, इसमें वैल्यूज पुट करने लगा हूं जी। u डॉट v क्या निकाला है 19, और दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, नीचे √26 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो cos ऑफ थीटा निकालना है, थीटा नहीं निकालना। अगर कहता है ना थीटा निकालना है, सिर्फ एंगल निकालना है, तो cos इनवर्स कर देते, लेकिन उसने क्या कहा cos साइन ऑफ एंगल, यानी cos थीटा ही निकालना है। तो बस यही आपका आंसर, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, आपको दो वेक्टर्स ए और बी गिवन है, कहा जा रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। दो चीजें फाइंड करनी है। देखिए प्रोजेक्शन के लिए आपको जो दो वेक्टर्स गिवन है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। तो पहले निकाल लेते हैं ए डॉट बी। प्रोजेक्शन के लिए मैंने क्या कहा कि अगर मैंने कहा यू और वी का यू का प्रोजेक्शन निकाले वी के अलोंग, तो यू और वी की बात की मैंने, तो यू डॉट वी आपको चाहिए ही चाहिए। अगर मैं कहता हूँ वी का प्रोजेक्शन निकाले यू के अलोंग, तो अगेन यू और वी की बात की, तो यू डॉट वी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यू डॉट वी यानी ए और बी, हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। फॉर्मूले में कैसे यूज करेंगे बाद में देखते हैं। फिलहाल मैं डॉट प्रोडक्ट निकालने लगा हूं। ए क्या है 3i प्लस जे माइनस के, डॉट बी क्या है -2i माइनस जे प्लस के। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सेम वैल्यूज को, 3 इंटू -2 -6, और i डॉट i 1 हो गया, वो लिखने की जरूरत नहीं है। 1 इंटू -1 -1 -1 इंटू 1 -1, तो a डॉट b का आंसर क्या आ गया -8। ये a डॉट b है। अब दो चीजें उसने कही हैं, एक है जी, मैं जगह छोड़ रहा हूं, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी निकाल लें, फिर इसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए निकालना है। ये दो चीजें हैं, आपकी तवज्जो। फॉर्मूला देखते हैं, इसमें ए और बी की बात हो रही है, तो ऊपर तो ए डॉट बी आ जाएगा। किसके अलोंग फाइंड करना है, तो बी की मैग्नीट्यूड नीचे आएगी। सेम ए और बी की बात हो रही है, तो ए डॉट बी तो ऊपर आएगा ही आएगा। अब यहां किसके अलोंग फाइंड करना है, तो उसकी मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगी। समझ आ गई, नीचे क्या आएगा, जिसके अलोंग फाइंड करना है उसकी मैग्नीट्यूड। तो मुझे दो पार्ट में दोनों की मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ए और बी दोनों की मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हैं जी। ए की मैग्नीट्यूड निकालो, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, तो ये आ गया 11 का स्क्वायर रूट। बी की मैग्नीट्यूड निकालें, -2 स्क्वायर -1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 6। शाबाश, इसमें वैल्यूज पुट करने लगा हूं। ए डॉट बी क्या है -8, और बी की मैग्नीट्यूड क्या निकाली है, तो ये आ गया प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। इसमें वैल्यूज पुट करने लगा हूं। ए डॉट बी क्या है, ए की मैग्नीट्यूड क्या है, तो अगेन ये भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो ये आ गया प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। दैट्स इट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आ गई? मुश्किल था नहीं? अगर नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, वीडियो दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी दो पार्ट है, एक पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं। सवाल है फाइंड अ रियल नंबर अल्फा, ये अल्फा आपको नजर आ रहा होगा, सो दैट वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो उसने कह दिया u और v दोनों परपेंडिकुलर है। सवाल में उसने कहा फाइंड रियल नंबर अल्फा सो दैट वेक्टर u एंड v आर परपेंडिकुलर। तो अगर u और v परपेंडिकुलर है तो u और v का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए,
0, तो हम इसी कंडीशन को यूज करेंगे। एज u इज परपेंडिकुलर टू v, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, सो u डॉट v क्या होगा 0। इसी कंडीशन को यूज करें, u और v की वैल्यू पुट कर रहा हूं, डॉट v इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट में अगेन सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे x कंपोनेंट क्या है 2 अल्फा, यहाँ पे x कंपोनेंट क्या 1, 2 अल्फा इंटू 1 2 अल्फा, यहाँ पे y कंपोनेंट यहाँ पे तो 1 इंटू अल्फा अल्फा, माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा, माइनस 4 इस तरफ आके प्लस 3 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, तो ये अल्फा की वैल्यू। जी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर z सो दैट ट्राइंगल विद वर्टिसेस, वर्टेक्स क्या चीज होती है, देखिए अगर ये कोई ट्राइंगल है ना, तो ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना वर्टेक्स कहते हैं। रैंडम एक ट्राइंगल मैंने बनाई है। फाइंड द नंबर z सो दैट ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी सी, वर्टेक्स गिवन थे तो मैंने तीनों वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर यानी ओ ए ओ बी ओ सी लिख दिए। इज अ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल सी, तो राइट एंगल ट्राइंगल डेफिनेटली ऐसे नहीं होती, वो ऐसे परपेंडिकुलर होती है, हमें पता, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल में कोई सी दो साइड्स क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। बस हमें ये ढूंढना है कि कौन सी दो साइड्स परपेंडिकुलर है, ठीक है। या आपको वर्टेक्स गिवन है तो वर्टेक्स के से पहले तीनों साइड्स भी निकालनी है। फॉर एग्जांपल अगर ये है ए बी सी, तो तीनों साइड्स क्या बन रही हैं, ए बी सी सी ए, ठीक है। मतलब ए बी सी के तीन ही कॉम्बिनेशन बनते हैं यार, ए बी सी सी ए, तो हम ए बी भी निकाल लेते हैं, बी सी भी निकाल लेते हैं, सी ए भी निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो अगेन चूंकि ये काम हम पहले से करते आ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा काम डायरेक्ट करूंगा। ए बी कैसे फाइंड करना है, ओ बी माइनस ओ ए, और फिर बी सी कैसे फाइंड करना है, ओ सी माइनस ओ बी। पहले ये दो फाइंड कर लेते हैं। ओ बी माइनस ओ ए कर रहा हूँ डायरेक्ट, मतलब नहीं यार डायरेक्ट नहीं करना, फिर समझ नहीं आनी आप लोगों को, मेरा काम भी बढ़ जाना है। ओ बी क्या है माइनस 2i प्लस 2j प्लस के, माइनस ओ ए क्या है i माइनस j प्लस 0k। फिर अगले स्टेप में आप माइनस की वजह से क्या करोगे, साइन चेंज, मैं यहीं पे साइन चेंज कर रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस, ठीक हो गया। तो माइनस 2i माइनस i माइनस 3i 2j प्लस j 3j एंड 1 माइनस 0 1k, ये ए बी आ गया। बी सी ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी 0i प्लस 2j प्लस जी के माइनस ओ बी, ये लिखा हुआ है माइनस 2i प्लस 2j प्लस के, माइनस की वजह से तीनों के साइन क्या हो जाएंगे, तो माइनस की वजह से ये लें, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये अगले स्टेप में करना आपने। तो 0 प्लस 2 2y, 2 माइनस 2 j कट गया। अब ये z है और ये 1 है, तो दोनों को माइनस नहीं कर सकते कि z और 1 को माइनस नहीं कर सकते। दोनों में से अगर मैं k बाहर निकाल लूं तो क्या रह जाएगा, z माइनस 1 k, इसमें से k बाहर निकाला 0 रह गया, इसमें से k बाहर निकाला माइनस 1 रह गया। सही हो गया भाई, j 0j था वो आपकी मर्जी है, 0j लिखना है नहीं लिखना है इट्स ओके। बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब लास्ट है सी ए, अगेन माइनस की वजह से साइन चेंज कर रहा हूं,
तो ये i -3j एंड -zk, 1 -0 1 -j -2 -1 -2 -3j 0 -z -zk, ये ca की वैल्यू आ गई। अब यहां पे एक ही चीज देखें प्लीज। देखिए किन दो वेक्टर्स को अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं तो आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, ये 3 वेक्टर्स यानी 3 साइड्स हैं। तो थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें, रफ वर्क कर लें, थोड़ा सा जुबानी सॉल्व करके देख लें कि इन 3 में से किन दो का मैं डॉट प्रोडक्ट लूं तो आंसर 0 आए। जैसे चेक करते हैं, -3 × 2 -6, जे वाली वैल्यू है नहीं, मतलब जे यहाँ पे क्या है 3, और यहाँ पे नहीं है यानी 0, तो 3 × 0 0, और k के साथ 1 है या z है, तो z के लिहाज से मैं नहीं चेक कर सकता कि आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, सवाल दिखाना एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूं दोबारा। यहां पे एक चीज है जिसने हमारी मदद की है ये जानने के लिए कि कौन से दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। देखिए, फाइंड द नंबर z सो दैट ट्राइंगल विद वर्टेक्स a b एंड c इज राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट c। राइट एंगल किस पे बना हुआ है, देखें ये आपके पास अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल कहां बना हुआ है, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा c, तो बाकी ये दोनों क्या होंगे a b। तो हमें नजर आ रहा है कौन सी दो साइड्स परपेंडिकुलर हैं, AC एंड BC, तो हमें AB निकालना नहीं चाहिए था। ठीक है, ये चीज अगर हम पहले फोकस की होती तो हमारा काम आसान हो जाना था। ठीक है, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, बस AC किसके परपेंडिकुलर है, BC के, तो BC और AC का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0। ये काम एक्स्ट्रा है, ये नहीं करना, बस आप AC निकालेंगे और BC निकालेंगे जो हमने निकाला हुआ एज सवाल के मुताबिक ही CA परपेंडिकुलर है BC के साथ, सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, क्योंकि ये बात हम करते आ रहे हैं पीछे कुछ सवालों से कि जो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये कंडीशन यूज करके हम Z निकाल लेते हैं। CA क्या है, डॉट BC क्या निकाला हुआ है 2i, मैं k को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, चलो फिलहाल नहीं करता, ऐसे ही लिख लेता हूं, इक्वल टू 0। सही है, अब डॉट प्रोडक्ट में सेम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ i के साथ क्या 1, x कंपोनेंट 1 है, यहाँ x कंपोनेंट क्या है, तो 1 × 2 2, यहाँ j लिखा कहीं पे, मतलब j वाली वैल्यू 0 है, तो जब मैं j वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा -3 × 0 0। ओके, यहाँ z कंपोनेंट -z, और यहाँ क्या है z -1, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा -z × z -1, मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख दिया। अगले स्टेप में देख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। सही है, ओके, तो 2 -z को अंदर मल्टीप्लाई करें, -z² + z = 0। अगर इसको मैं अरेंज करूं, -z² इधर आके क्या आ गया, +z² + z इधर आके क्या आ जाएगा, -z, और +2 इधर आके क्या आ जाएगा, -2 = 0। तो ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन z। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं। मैं इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करने लगा हूं, यहीं पे साइड पे कर रहा हूं क्योंकि जगह कम है। प्लीज देखिएगा, z² -2z + z -2 = 0, ये मिड टर्म ब्रेकिंग कर ली। ठीक है, मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से z कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से +1, तो z -2 कॉमन, बाकी क्या रह गया z +1 = 0। तो दोनों फैक्टर्स को अलग अलग जब 0 पुट करूंगा तो z -2 = 0, z की वैल्यू 2 आ जाएगी, z +1 = 0, z की वैल्यू -1। दैट्स इट जी। सामने देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, इफ v इज अ वेक्टर फॉर विच, हमें 3 चीजें गिवन है, v.i भी 0 गिवन है, v.j = 0,
v डॉट के इक्वल टू 0 देन फाइंड v। क्योंकि v फाइंड करना है तो मैंने v को लेट कर लिया xi प्लस वाई जे प्लस z के, यानी मैं x y z फाइंड करना है, x y z फाइंड करके यहां पुट कर देंगे तो v आ जाएगा। सही है। अब तीनों कंडीशन को बारी बारी यूज करेंगे। पहली कंडीशन हमें गिवन है v डॉट i इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। फिलहाल v हमने जो लेट किया वो यहां पुट करने लगा हूं। v डॉट i को मैं ऐसे लिख सकता हूं i प्लस 0 j प्लस 0 के इक्वल टू 0। अब ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम वैल्यूज, x इंटू 1 x, y इंटू 0 0, z इंटू 0 0, तो x की वैल्यू आ गई यहां से 0। इस तरह दूसरी कंडीशन गिवन है सवाल में ही, v डॉट j इक्वल टू 0। अगेन जो v लेट किया हुआ है xi प्लस वाई जे प्लस z के वो पुट कर दें, डॉट अब j लिखा हुआ है मतलब i वाली वैल्यू भी 0 होगी, j एज इट इज और k भी 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट सेम सेम वैल्यूज, x इंटू 0 0, y इंटू 1 y, तो z इंटू 0 0, तो यहां पे y की वैल्यू क्या आ गई? आखिरी कंडीशन v डॉट k इक्वल टू 0। तो अगेन v क्या लेट किया हुआ हमने xi प्लस वाई जे प्लस z के, डॉट अब k लिखा हुआ है मतलब i और j 0 होगा, k लिखा मतलब 1 के, डॉट प्रोडक्ट सेम सेम वैल्यूज, x इंटू 0 y इंटू 0 एंड z इंटू 1, तो z की वैल्यू आ गई 0। ये x y z निकल आया। हेंस हमने जो v लेट किया जिसमें x y और z की ये वैल्यू पुट कर दिया, तीनों 0 ही हैं, तो 0 i प्लस 0 j प्लस 0 k, यानी हमारा आंसर क्या निकला है? एक नल वेक्टर, नल वेक्टर या 0 वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बेटा। शो दैट द वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स गिवन है, इनको मैं लेट कर लेता हूं, नाम दे देता हूं u v w। 3 minus 2 1, 1 minus 3 5, 2 1 minus 4। ओके, सवाल 6 का पहला पार्ट है, शो दैट दीज 3 वेक्टर्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए यहां हमने प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल बन रही है वो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन उससे पहले मैं चेक करना है कि ट्राइंगल बन भी रही है कि नहीं बन रही। तो पीछे हमने एक सवाल किया था जिसमें मैंने बताया था कि ट्राइंगल बनने की कंडीशन है यहां तो तीनों वेक्टर्स का सम 0 आ रहा हो, अगर सम 0 नहीं आ रहा तो वेरी गुड, कोई से 2 वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के बराबर है, तो तीनों वेक्टर का सम मतलब i वाली वैल्यू भी 0, j भी 0 और k भी 0 आना चाहिए। चेक करते हैं 0 आता है कि नहीं आता। अगर मैं सिर्फ i वाली वैल्यूज को प्लस करूं, 3 प्लस 1 प्लस 2, ये तो 6i आ रहा है, 0i नहीं आ रहा। तीनों का सम यानी 0i प्लस 0j प्लस 0k आना चाहिए, तो तीनों का सम नहीं आ रहा। तो अब चेक करते हैं कौन से 2 को सम करने से तीसरा वेक्टर आ रहा है। ये देखिए 2 प्लस 1 3, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, माइनस 4 प्लस 5 1, इन दोनों को प्लस करने से u आ रहा है। तो लिख दें एज, इन दोनों को प्लस करने से आ रहा है ना, v प्लस w इज इक्वल टू u, सो ट्राइंगल इज कंफर्म्ड, ट्राइंगल बन रही है, ये कंफर्म हो गया। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि वो जो ट्राइंगल है वो क्या? राइट एंगल ट्राइंगल। आपको ये ट्राइंगल के 3 साइड्स गिवन है, 3 वर्टेक्स नहीं गिवन। अगर वर्टेक्स गिवन होते, जैसे पीछे ए बी सी वर्टेक्स था, तो मैंने उनको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखा ओ ए ओ बी ओ सी, फिर तीनों वेक्टर निकाले ए बी बी सी सी ए। यहाँ पे तीनों वेक्टर गिवन है, हमें तीनों साइड्स गिवन है, हमें वहां पीछे सवाल की तरह तीनों साइड्स निकालने नहीं पड़ रही, तीनों साइड्स ही हैं सवाल के मुताबिक।
अब बस हमने देखना है कि राइट एंगल प्रूव करने के लिए कौन सी दो साइड्स परपेंडिकुलर है, मतलब कौन सी दो साइड्स का डॉट प्रोडक्ट लूं तो आंसर 0 आए। तो उसके करने का एक आसान तरीका ये है कि आप थोड़ा साइड पे रफ में चेक कर लें कि किन दो को मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है, बस वही दो चेक कर दें, वही दो शो करके दिखा दे। जैसे अगर मैं इन दोनों को चेक करता हूं, 3 into 1 3 minus 2 into minus 3 plus 6 and 1 into 5 5, इसका आंसर 0 नहीं आ रहा, तो ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। V और W का चेक करते हैं, 1 into 2 2 minus 3 into 1 minus 3 5 into minus 4, इन दोनों का आंसर भी 0 नहीं है। U और W को चेक करते हैं, 3 into 2 6 minus 2 into 1 minus 2 1 into minus 4, इसका आंसर 0 आ रहा है। देखो तो इसका मतलब U और W दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो U और W करके दिखा देते हैं बस। नाउ U डॉट W मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, हैंस ना लिख दीजिएगा क्योंकि हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो U हमारे पास क्या है, 3i minus 2j plus k, तो W है 2i plus j minus 4k, तो डॉट प्रोडक्ट में सेम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। 3 into 2 6 minus 2 into 1 minus 2 and 1 into minus 4, तो चूंकि U डॉट W क्या आ रहा है, as U dot W is 0, so U is perpendicular to W, hence given triangle is right angle triangle, या सिर्फ राइट एंगल तक छोड़ दें। वेरी गुड क्वेश्चन, बताता हूं। अच्छा मुझे बताएं एक चीज कि U और W जब परपेंडिकुलर आ गया तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री आ जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल ही होती है, और किसी भी ट्राइंगल में एक ही एंगल 90 डिग्री आता है। तो ये दोनों साइड्स परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि एंगल 90 डिग्री आ रहा है। क्लियर हो गया? आपने सवाल पूछा कि अगर U डॉट V भी अगर हम चेक करें, U डॉट V भी 0 नहीं आ रहा, V डॉट W भी 0 नहीं आ रहा और U डॉट W भी 0 नहीं आ रहा, तो फिर बेटा आपको तीनों करके दिखाने पड़ेंगे। आपको U डॉट V भी करके दिखाना है कि 0 नहीं आ रहा, फिर आपको V डॉट W भी करके दिखाना है कि 0 नहीं आ रहा, फिर U डॉट W भी करके दिखाना है कि 0 नहीं आ रहा, और लास्ट में लिखना है गिवन ट्राइंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन अगर चेक करने से कोई एक 0 आ रहा है तो बस वही करके दिखा दो, काम जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको वर्टेक्स गिवन है, ठीक है, पी क्यू आर वर्टेक्स गिवन है, साइड्स गिवन नहीं है। तो पहले आप तीनों साइड्स निकालें, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, तो समझ लें कि 3 वेक्टर आ गए, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, ये तीनों वेक्टर निकाल लिए। फिर आप चेक करें कि किन दो को मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आ रहा है, तो बस उन दो को करके दिखा दीजिएगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव हो जाएगी। अगर किसी को भी मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 नहीं आ रहा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी करके दिखाना है, इन दोनों का भी करके दिखाना है, इन दोनों का भी करके दिखाना है, और लास्ट में लिखना भी है कि गिवन ट्राइंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर?